हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की सेशन में। ये डी एंड एफ ब्लॉक का दूसरा लेक्चर है। हम लोग अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो डी एंड एफ ब्लॉक है उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने एक लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर रखा है जिसमें हमने डी एंड एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिया था और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा था। अभी बेसिकली हम डी ब्लॉक शुरू कर रहे हैं। जब डी ब्लॉक एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आएंगे किस पे, एफ ब्लॉक पे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें से 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। उसमें से जो हमें 2 ब्लॉक्स पढ़ने हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, वो हमें क्लास 12 में पढ़ने, और एस और पी ब्लॉक है वो हमारा क्लास 11 का पार्ट है। ठीक है, तो डी ब्लॉक हमारा चैप्टर है क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसमें से हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक। ठीक, तो डी ब्लॉक में हमने लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छे से उसको कंप्लीट करवा रखा था। और फिर उस ये डी ब्लॉक का जो पोजीशन है और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे डी सबसेल का जो स्ट्रक्चर था, उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये सब कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, इसी चीज को समझना है हमें, क्योंकि जो डी ब्लॉक का जो सारा आगे कहानी हम जब पढ़ेंगे, डी ब्लॉक का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कहीं ना कहीं इस टर्म से रिलेटेड होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट टर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, अब पहले हम किसी भी एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते थे, क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डी सबसेल में जाता था, इसीलिए हम उसको क्या कहते थे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। जिसमें एस में जाता था उसको हम क्या कहते थे, एस ब्लॉक एलिमेंट। जिसमें पी में जाता था उसको हम क्या कहते थे, पी ब्लॉक एलिमेंट। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता था उसे हम डी ब्लॉक कहते थे। ठीक, तो डी सबसेल में जा रहा है, और अगर यदि डी सबसेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहने के पीछे का रीजन यही था कि जो डी सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट इसे क्यों कहते थे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इसका स्टेबल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें जो डी सबसेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता था। ठीक, तो हम लिखेंगे यहां पे ट्रांजिशन। ठीक है, इसको मैं जरा क्वेश्चन आंसर टाइप का लिखवा देता हूं, वाई। ठीक, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स are those elements in which the D subcell are incompletely या partially, ठीक है, या partially filled in ground state or in most common oxidation state, most common ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बात यह है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डी सबसेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो सारा का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट है एक्सेप्ट ग्रुप 12। ठीक है,
एग्जाम्पल जो इसका होगा वो क्या होगा, एग्जाम्पल जो होगा वो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट क्या, ग्रुप 12। ठीक है, ग्रुप 12 को छोड़ करके जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सभी के सभी क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप 12 है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अब हम ग्रुप 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ग्रुप 12 हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान दे, ग्रुप 12 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, जो हमारा डी ब्लॉक है वो हमारा ग्रुप 3 से 3 to 12 तक ये हमारा डी ब्लॉक है। ठीक है, इसमें से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट है ये सभी। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक है। बट इसमें से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हमारा है ग्रुप 3 से लेकर के 11 तक। ठीक है, ग्रुप 11 तक। और जो हमारा ग्रुप 12 है वो हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। हम अब उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, जैसे क्या हमारा ग्रुप 12 जो है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो डी सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। और अगर इनकम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, जिसका एग्जांपल क्या है हमारा ग्रुप 12, जिसमें आते क्या क्या है हमारे एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम और मरकरी, Hg। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, ऑर्गन और उसके बाद 4s2 3d10। ठीक, इसका क्या होगा, आर्गन के बाद क्या आता है, क्रिप्टन Kr और 5s2 एंड 4d10। और मरकरी के केस में क्या आएगा, जेनॉन, और यहां से 4f14 एंड क्या होगा 6s2 एंड 5d10। देखो ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो डी सबसेल है, ठीक है, इसमें जो डी सबसेल है वो क्या है हमारा, कंप्लीटली फिल्ड है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों, क्योंकि जो डी सबसेल है वो क्या है हमारा, जो डी सबसेल है वो क्या है, डी सबसेल फुल्ली फिल्ड। डी सबसेल हमारा क्या है, फुल्ली फिल्ड। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट या सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर आपने तो ये कह दिया कि जो डी सबसेल जो है वो अगर फुल्ली फिल्ड होंगे तो वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, हम उसे क्या कहेंगे, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिस्ट में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 12 के ये 3 एलिमेंट ही बताए, लेकिन आपको कई जगह पे मिला होगा ऐसे और भी एलिमेंट इन तीनों के अलावा डी ब्लॉक में। जब मैं पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहा था, उसे अगर प्लॉट करके देखोगे उसमें कई जगह पे और अभी आपको मिला होगा उस टाइम पे, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होगा और कई सारे एलिमेंट्स के होंगे जिसको मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला है। जिसका मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कॉपर। ठीक है, जैसे कॉपर Cu, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन और
4s1 एंड 3d10। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कई सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होगा, फिर भी मैं इनको इस लिस्ट में नहीं डाला। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप डेफिनेशन को पढ़ोगे ट्रांजिशन एलिमेंट का, यहां पे मैंने लिखा ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए वो इनकम्प्लीटली फिल्ड, या फिर उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है वो ग्राउंड स्टेट में तो इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, वो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन कॉपर का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Cu2+, इसमें अगर आप देखोगे तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s क्या हो जाएगा यहां से 0 एंड 3d9। देख रहे हो गया ना कॉपर इनकम्प्लीटली या पार्शियली फिल्ड डी सबसेल। अब हम इसे कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में या किसी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है डी सबसेल, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसलिए कॉपर को हम क्या कहते हैं, फाइनली इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जब हम इसको मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो उसमें डी सबसेल क्या हो गया हमारा, पार्शियली फिल्ड हो गया और ये ट्रांजिशन एलिमेंट बन गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हम इनको क्यों नहीं उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में लिख लेते, तो चलिए उसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे जिंक ग्रुप 12 यहां पर हुआ ZRO ग्रुप 12, पहला एलिमेंट क्या है जिंक, दूसरा CdHg। ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +2। ठीक है, चलो लिखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है कि जब भी आयोनाइजेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तभी ना पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ये आप प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जब भी आयोनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन को जब भी निकाला जाता है, पॉजिटिव चार्ज जब भी बनता है तो वो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो आपके दिमाग में जैसे मैंने +2 लिखा, आप यहां से कहोगे क्या कि जो D10 है इसी से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको D8 बना देते, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि जो आयोनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाता है वो आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है। और आप यहां पे देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल जो है वो हमारा ये है 4s, ना कि 3d। 3d हमारा इनर वाला है। ठीक है, आउटर मोस्ट से जस्ट 1 सेल अंदर वाला है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आयोनाइजेशन होगा वो यहां से होगा। ठीक है, इसीलिए जब हमने कॉपर को लिखा तो कॉपर का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला वो यहां से निकला और तब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। ठीक है, तो जब इसका जिंक +2 का जब ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन आप यहां से नहीं निकाल सकते, वो इलेक्ट्रॉन आपको यहां से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि S जो है वो 4s है, आउटर मोस्ट सेल है और आउटर मोस्ट सेल का वो सब सेल है। तो हम इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं, आउटर मोस्ट सेल से। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप तो क्या बनेगा आपका, यहां पे बनेगा आर्गन और उसके बाद 4s 0 एंड 3d10। आर्गन के बाद क्या आएगा, क्रिप्टन 5s 0 एंड 4d10। और इसका क्या बनेगा, जेनोन 4f14 6x0 एंड 5d10। इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या होता है, ये D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या है हमारा, ओवरऑल क्या है हमारा, ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, चलिए अब हम ग्रुप 12 के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, क्या होगा, ग्रुप 12 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 12 एलिमेंट्स स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ग्रुप 12 क्या है हमारा, ग्रुप 12 जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो डी सब सेल में जा रहा है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इन ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव फुल्ली फिल्ड डी सब सेल, they are therefore they are known as
therefore known as, it is known as pseudo transition element। बात समझ में आई? क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, वो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक ये हमारा डी ब्लॉक है, ठीक है। बट जो ग्रुप 3 से लेकर के 11 तक है, यही हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जो ग्रुप 12 है, ये हमारा स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड एक बेसिक प्रॉपर्टी था, मतलब कैरेक्टरिस्टिक था डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पे, ठीक है। यहां तक सब समझ में आया आप लोगों को? पिछले स्लाइड से अगर आप नहीं लिखे हो तो मैं एक बार चला देता हूं, आप लिख लो इसे प्लीज, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, इसमें जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो जनरली मेटेलिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? दे आर मेटल्स। अब आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर मेटेलिक है तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज आएगा वो क्या होगा? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कोई भी मेटेलिक एलिमेंट्स है, कोई भी मेटेलिक जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज जनरली पाए जाते हैं। क्या है हमारा? थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। दे आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्लास 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, कि मेटल के अंदर मैलिबिएबिलिटी और डक्टाइल इन नेचर होता है, ठीक है। मेटल जो है वो मैलिबिएबल और डक्टाइल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मेटल होता है उसे पीट करके चादर की तरह फैलाया जा सकता है और उसे खींच करके लंबा तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसे पीट करके जो चादर फैलाया जाता है, इस जो प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं? मैलिबिएबिलिटी, ठीक है। और जो उसे खींच करके जो लंबा किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम? डक्टाइल नेचर, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? मैलिबिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। मैलिबिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर, ठीक। मैलिबिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी एकमात्र ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया ही नहीं जाता, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? एट रूम टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी जो पाया जाता है वो क्या होता है इसका? ये बहुत ही ज्यादा टेंसाइल होते हैं, हाईली टेंसाइल इन स्ट्रेंथ। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या होते हैं? इसके पास काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक। और लास्ट जो है वो क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सोनोरस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब उसमें आप किसी चीज से उसको टच करोगे, उसे
उसे ठोकर मारोगे तो काफी अच्छा साउंड उससे निकलेगा, ठीक है, वो काफी बजेगा आपको, ठीक। क्या होते हैं, इट इज सोनोरस ठीक, सोनोरस। तो ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट के। अब इसमें से जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, वो उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जैसे सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे कि कोई भी जो सॉलिड होता है, सॉलिड दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, पहला क्रिस्टलाइन, दूसरा एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उस मटेरियल के, वो काफी ज्यादा पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा वो अरेंज होते हैं। अब सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में काफी सारे अलग अलग तरह के अरेंजमेंट, बेसिकली टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, तो उसमें से कई सारे आते हैं, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, वो कई सारे लैटिस स्ट्रक्चर में, मेटेलिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी और जिंक, मैंगनीज, ठीक है। यहां पे नोट डाल के एक बात याद लिख लेना, एक्सेप्ट द जिंक, कैडमियम, mercury and manganese, they exist in one or more metallic structure, ठीक। तो ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी था डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। लास्ट वाला जो पॉइंट यही है कि कोई भी जो सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, उसके कई सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल में उसके पार्टिकल किस तरह से अरेंज है, उसके बेसिस पे कई सारे उसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एक या एक से अधिक मेटेलिक स्ट्रक्चर, यानी जो होता है उसका यूनिट सेल का जो टाइप्स होते हैं उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज। इनमें से ये जो है दो, वो क्या है हमारे, ये जो दो हैं ये हमारे हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये एक मैंगनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक, ठीक है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है किसी भी एलिमेंट का, अगर आप उसको ग्रुप में पढ़ेंगे या पीरियड में पढ़ेंगे, तो जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू घटती है, और जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ती है। क्या होता है, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में आएंगे तो क्या होता है, इंक्रीज करता है, हम उसमें बाद में आएंगे। तो अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जब हम अलोंग द पीरियड में जाते हैं तो जो जेड इफेक्टिव है, ठीक है, जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, जिसमें से ये क्या हमारा एटॉमिक नंबर है, और ये क्या होता है हमारा शिल्डिंग कांस्टेंट या शिल्डिंग पावर, ठीक। कहने का मतलब ये है, अब इसके लिए आपको फिर से थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी जो एटम होता है, ठीक, वो बना किस चीज से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सेंटर में हमारे पास क्या रहता है, सेंटर में हमारे पास रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस,
ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर दो प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। पहला अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द न्यूक्लियस, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज होता है। और आप लोगों ने पढ़ते आया है अभी तक क्लास 7-8 से ही कि दो अपोजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ड्यू टू न्यूक्लियस इसके ऊपर पहला क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर यूज करते हैं वो क्या है हमारा, Z, कि जितना ज्यादा सेंटर में, ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर उतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, उसके लिए हमने क्या पैरामीटर यूज किया है, Z, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसके ऊपर जो दूसरा फोर्स लगता है वो क्या है, रिपल्सिव फोर्स। वो रिपल्सिव फोर्स क्यों लगता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख रहे हो जो अंदर के सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है यहां इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी चार्ज सेम रहता है और जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसका भी चार्ज सेम होता है। और आप लोगों ने पढ़ते आया कि सेम चार्ज वाले केमिकल स्पीसीज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। ठीक है, दूसरा इसके पास क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स जिसे मेजर करने के लिए जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वो क्या होता है, ये सिग्मा। बेसिकली ये जो रिपल्सन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के द्वारा अप्लाई किए गए अट्रैक्टिव फोर्स को रोक रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स को अगर कम कर रहा है मतलब वो रोक ही तो रहा है, तो उसके लिए हम जो पैरामीटर यूज करते हैं सिग्मा, उसे हम क्या कहते हैं, शिल्डिंग पावर्स। ठीक है, और इसे मेजर करने के लिए आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा स्लेटर रूल के बारे में। ठीक है, एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव की वैल्यू मिल जाती है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, यहां जो आवश्यकता है मुझे उसके बारे में मैं जाऊंगा। ठीक, तो ये जो शिल्डिंग है न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने का जो कम किया जा रहा है, जो शिल्डिंग पावर है, जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, ऑर्बिट के अंदर सेल के अंदर जो सबसेल होता है उसमें से जो सबसे ज्यादा जो शिल्डिंग पावर होती है वो किसके पास होता है, वो होता है हमारे एस के पास। ठीक, एस सबसेल के पास सबसे ज्यादा शिल्डिंग पावर होता है, उसके बाद पी सबसेल के पास, उसके बाद डी के पास और उसके बाद एफ के पास। ठीक है, ये शिल्डिंग पावर का ऑर्डर है, शिल्डिंग पावर। ठीक, तो देखो होता क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा किस में जा रहा है, डी सबसेल में, जिसके पास शिल्डिंग पावर बहुत ही कम है। ठीक है, वो बहुत ही कम रोक पा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी इन डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबसेल में जा रहा है, जिसके पास जो शिल्डिंग पावर है सिग्मा की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। इसके वजह से क्या होगा हमारा, फाइनली जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ी इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और यदि अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, तो क्या होगा, फाइनली हमारा साइज डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्या होता है यहां से, साइज डिक्रीज करता है।
डिक्रीजेस। इसीलिए हमने पहले लिखा along द पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डी के लिए ही वैलिड नहीं होगा, ये एस के लिए भी वैलिड होगा, पी के लिए भी वैलिड होगा और एफ के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से साइज फाइनली डिक्रीज करता है। तो यही सेम कंडीशन किसके लिए होगा, एस के लिए भी वैलिड होगा, पी के लिए भी होगा और एफ के लिए भी होगा। लेकिन यहां पे जो एस पी में जो वेरिएशन आता है साइज का अलोंग द पीरियड, वो काफी ज्यादा स्मूथ आता है। ठीक है, लेकिन डी के केस में जो वेरिएशन है साइज का वो काफी ज्यादा इरेग्युलर होता है। ठीक है, डी वाले केस में क्या होता है, साइज ये एटॉमिक रेडियस का साइज का जो वेरिएशन वो काफी ज्यादा इरेगुलर होता है। पहले हम इसे लिखते हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, इन पर्टिकुलर series as we move from left to right, the atomic radius first decreases, as atomic number increases, up to middle, then becomes constant, then increases, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब भी हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमारा जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, सबसे लास्ट वाले सेल में। ठीक है, सबसे लास्ट वाले सेल में, और उसमें भी डी सब सेल में, जिसका शिल्डिंग पावर बहुत ही कम होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है और फाइनली क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है और साइज डिक्रीज कर जाता है। बट डी ब्लॉक के केस में क्या होता है कि सबसे पहले तो साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, साइज जो है सबसे पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर कुछ देर बाद वो कांस्टेंट हो जाता है और फिर इंक्रीज करने लगता है। फॉर एग्जांपल 3D सीरीज क्या है, स्कैंडियम, उसके बाद क्या आता है, स्कैंडियम के बाद टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, और उसके बाद आयरन के बाद क्या आता है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और निकिल। ये हमारा डी सीरीज एलिमेंट है। इसमें से सबसे पहले क्या होता है कि जो लेफ्ट से राइट में जब जाएंगे तो हमारा साइज डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कैंडियम है वो हमारा सबसे, उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे अधिक होगा। ये ऑर्डर किस चीज का है, एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस का। उसके बाद फिर टिटेनियम का थोड़ा सा घट जाता है, टिटेनियम से कम किसका रहता है, क्रोमियम का एटॉमिक रेडियस। बट मैग्नीज का थोड़ा सा अधिक रहता है क्रोमियम के कंपैरिजन में। उसके बाद फिर आयरन से थोड़ा सा छोटा रहता है ये आयरन। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है और फिर लास्ट में इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और फिर ये इंक्रीज कर जाता है, निकल के Cu के बाद जिंक होगा यहाँ पे। ठीक है, देन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये है ऑर्डर हमारा किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट डी सीरीज का। ठीक है, यहां से ये इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, ये ऑर्डर। ठीक है, अगर यदि इसको हम एक प्लॉट में ड्रॉ करना चाहे तो क्या होगा, इधर हमारा इधर ये होगा हमारा एटॉमिक रेडियस, और इधर क्या होगा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या होता है ये,
ठीक है, एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ देर तक कांस्टेंट रहेगा और फिर ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियस का प्लॉट। ठीक है, सबसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट होता है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक, ये था हमारा एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। अब हम आते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू होती है, ठीक है, अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट में जाए तो कहां से कहां तक जाएंगे हम? हमारा जो है वो पहला 3D है, उसके बाद आएगा हमारा 4D और उसके बाद आएगा हमारा 5D और उसके बाद आता है हमारा 6D, जिसके बारे में हमें अभी यहाँ पे इस क्लास में पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 6D एलिमेंट्स होते हैं उसमें काफी सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसका नाम अभी सही से पता नहीं है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। ठीक, हम अभी हमारा जो है सिलेबस में वो 5D तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, तो जब हम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियस का जो वैल्यू वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इसमें एक नया सेल आकर के ऐड हो जाता है। सपोज कि 3D में, ठीक है, 3D में 4 सेल्स हैं। ठीक है, 3D में 4 सेल हैं। ठीक, जैसे ही हम 4D में जाएंगे ना, यहां पे एक नया सेल आ जाता है। जैसे ही एक नया सेल, एक नया ऑर्बिट आएगा ना, तो ओवरऑल जो साइज है वो क्या होता है, हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एक नया सेल जैसे ही आएगा क्या करेगा, हमारा साइज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसमें कितने आएंगे? 5 सेल आ जाएंगे। 1 2 3 4, अभी तो इसमें एक और बचा हुआ है। ठीक, तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा साइज जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन डी ब्लॉक के केस में 3D से 4D तक तो साइज इंक्रीज करता है, बट जैसे ही हम 4D से 5D में जाते हैं साइज इंक्रीज नहीं करता है, वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ठीक है, साइज जो है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज करने की जगह पे यहाँ पे इक्वल हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है। और ये इक्वल क्यों होता है, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या, हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक, तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं, along the group from top to bottom क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है, increases due to the addition of new cell। नए सेल के एडिशन के होने की वजह से क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करती है। बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक हमारा फर्स्ट डी सीरीज यानी 3D से 4D तक तो हमारा एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करती है, बट जैसे ही हम 4D से 5D में जाने की कोशिश करते हैं, हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करने के जगह पे क्या हो जाता है, हमारा वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। उसके पीछे का रीजन क्या था, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट क्या होगा हमारा, इन केस ऑफ डी ब्लॉक फ्रॉम 3D to 4D the atomic radius increases। But from 4D to 5D
the atomic radius almost equal or slightly increases, ठीक है, इक्वल होगा या थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया क्या, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ऑलमोस्ट इक्वल और इंक्रीजेस, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीजेस। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक। तो देखो होता ये है कि हमारा जो D3D सीरीज है वो क्या है हमारा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम और उसके बाद फिर लास्ट में क्या आता है हमारा, जिंक, ठीक है। इसके नीचे क्या है हमारा, ये 3D है। इसके बाद क्या है हमारा 4D, यूटेरियम, टिटेनियम के बाद क्या आएगा यहाँ पे, जिरकोनियम, ZR, वेनेडियम के बाद यहाँ पे CD, ठीक। यहां से यहां तक आने पे क्या होगा, हमारा एटॉमिक साइज की जो वैल्यू है वो तो इंक्रीज करेगी, क्या है यहाँ पे, यहां से यहां आने पे साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, यहां से यहां पे आने पे साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 5D लिखेंगे, लेंथेनम, हाफनियम, ठीक है, Hg, यहां से यहां आने पे हमारा साइज इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही हम ये ग्रुप 3 के केस में 4D से 5D में आएंगे ना, तो यहां पे तो साइज इंक्रीज कर जाता है, बट यहां पे क्या होता है, साइज जो है वो नॉट इंक्रीजेस, ठीक है। और इन सब के लिए यहां तक क्या होता है, साइज इंक्रीज नहीं करता है, नॉट इंक्रीजेस, ठीक। यहां पे एक लाइन पीछे लिख लेना, स्लाइटली इंक्रीजेस एक्सेप्ट ग्रुप 3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तो यहां से यहां पे आने पे इस केस में तो इंक्रीज कर जा रहा है, बट यहां पे इंक्रीज नहीं करेगा, वेनेडियम वाले में भी इंक्रीज नहीं करेगा, क्रोमियम में भी नहीं, मैग्नीज में भी नहीं, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में कहीं भी इंक्रीज ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना 3D से 4D में कर रहा था। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि लेंथेनम से हाफनियम तक जाने में, ठीक है, यहां पे हमें मिलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किस में होता है, F सबसेल में। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन F सबसेल, ठीक है। और F सबसेल का शिल्डिंग पावर बहुत ही कम होता है। जब शिल्डिंग पावर बहुत ही कम होगा तो क्या होगा, फाइनली अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा तो उसका जो साइज है वो बढ़ने की जगह पे घट जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स को लगने का मतलब क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर मूव करेंगे, और अगर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अगर मूव कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। भले ही हमें 4D से 5D में आने के बाद एक नया सेल उसमें ऐड हुआ हो, नया सेल के ऐड होने की वजह से साइज इंक्रीज करना चाहिए, बट बीच में हमें क्या मिल गए, F सबसेल में फील्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, जिसके पास शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फाइनली हमारा इंक्रीज करने की जगह पे डिक्रीज तो नहीं करता है, बट 4D के साइज के बराबर ही रहता है, ठीक है। क्या होता है इसकी वजह से, विच है, ठीक है, विच है पुअर शिल्डिंग पावर, ठीक है, पुअर शिल्डिंग पावर, ड्यू टू विच साइज नॉट इंक्रीजेस, ठीक, साइज नॉट इंक्रीजेस, ठीक। आइए हम इसका आपको एग्जांपल देता हूं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहां पे इस लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर। देखो ये, ठीक है, मैं यहां पे कुछ मिटाता हूं पहले। ये है हमारे 4D सीरीज के एलिमेंट्स, ठीक है,
सॉरी 5D सीरीज के एलिमेंट्स, ये क्या है हमारे 5D सीरीज के एलिमेंट्स, ठीक है। इसके पीछे हमें क्या मिलेगा 4D। लेंथेनम के पीछे क्या रहेगा यट्रियम, हॉफनियम के ऊपर क्या रहेगा यहाँ पे जिरकोनियम, ठीक है। टेंटलम के पीछे क्या रहेगा वेनेडियम, इसके पीछे क्या रहेगा मॉलिब्डेनम, ठीक है। टेनियम के पीछे क्या होगा टेक्नीशियम TC, ठीक है, ठीक है। और इसके पीछे क्या होगा यहाँ पे 3D में क्या यहाँ होगा यहाँ पे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम तो यहां होता है ना, वेनेडियम, और यहाँ पे क्या मिलेगा क्रोमियम, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे मैंगनीज, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि यहां से स्कैंडियम से यूटेरियम में जाने के बाद साइज इंक्रीज कर रहा है, यूटेरियम से लेंथेनम में भी जाने के बाद साइज इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक नया सेल उसमें ऐड हो रहा है। बट टिटेनियम से जिरकोनियम में जाने के बाद यहाँ पे साइज तो इंक्रीज कर रहा है, बट जिरकोनियम से हॉफनियम में जाने के बाद साइज हमारा इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में हमें क्या मिल गए हैं बीच में F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। क्या मिला है बीच में हमें F ब्लॉक एलिमेंट्स, हमें क्या मिला है बीच में F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके पास शिल्डिंग पावर बहुत ही कम होती है। ये देखो यहां पे 4F14, इसके पास शिल्डिंग पावर बहुत ही कम है, तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करवा देगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को और साइज को इंक्रीज नहीं होने देगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इस एग्जांपल को अगर आप यहां से लिखना चाहें तो आप इतना दूर तक लिख सकते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। क्या हो रहा है हमारा 3D से 4D जाने के बाद साइज तो इंक्रीज कर रहा है, बट ये बराबर हो जा रहा है 5D में। क्यों, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। तो मैं अब इसको जरा सा डिफाइन कर देता हूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रॉन ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा 3D से 4D में साइज तो इंक्रीज करता है, बट 4D से 5D में साइज हमारा ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, ठीक, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा अपना नेक्स्ट टॉपिक आयनिक रेडियस पे, ठीक है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का मतलब क्या होगा, कोई भी केमिकल स्पीसीज, स्पेशली कोई भी एटम या कोई भी एटम जो आयनिक फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी एटम जो आयनिक फॉर्म में हो, तो उसका जो रेडियस होता है हम उसके बारे में यहां पे बात करते हैं। तो जब भी आयंस होगा तो उसका ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा, आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने के साथ साथ। तो जो आयनिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सपोज कि आयनिक ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है, उस टाइम जो रेडियस है वो R1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 हो गया तो जो रेडियस है R2 वो क्या हो जाएगा हमारा लेस देन R1। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है आयनिक रेडियस की वैल्यू कम हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इंक्रीज करेगा और फाइनली क्या होगा हमारा साइज छोटा हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एक जनरल इसका ट्रेंड कि आयनिक रेडियस जो है वो स्लाइटली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब हम क्या करते हैं, कोई एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, ग्रुप 3D सीरीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या रहता है। इसमें क्या होगा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक रेडियस के केस में क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था।
फिर ये इंक्रीज किया था, फिर डिक्रीज किया था, फिर इक्वल हो गया था, ठीक है, फिर इक्वल हो गया था और फिर इंक्रीज करने लगा था, ठीक। बट आयनिक रेडियस के केस में जब सेम चार्ज हो आयंस के ऊपर, ठीक है, जब भी सेम चार्ज हो आयंस के ऊपर, तो क्या होगा, वो ये प्रोग्रेसिवली ये डिक्रीज करेगा साइज, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, वो रेगुलरली डिक्रीज ही करेगा आयनिक रेडियस की ये डी सीरीज एलिमेंट्स का किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जैसे अगर हम यहां पे आपको कहें कि Sc2+, टिटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, मैंगनीज 2+, Fe2+, ठीक है, कोबाल्ट 2+, निकिल 2+ और Cu2+, जिंक 2+। अब अगर मैं कहूं इसमें जो रेडियस, ये आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो क्या होगा, तो जब ये न्यूट्रल था, ठीक है, उस टाइम तो इसमें काफी इरेगुलर ट्रेंड था, बट जैसे ही ये आयनिक फॉर्म में आया, ऑक्सीडेशन ये आयनिक फॉर्म में आया, इसका जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा ये रेगुलर हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली ये साइज डिक्रीज ही करेगा, ठीक। ये वो हमारा आयनिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बारे में मैं एक लाइन लिखूंगा यहां पे कि इन जनरल ions of same charge in particular D series progressively decreases ionic radius as atomic number increases। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा किसी सेम चार्ज के आयंस पे, तो उसका आयनिक रेडियस जो है वो क्या होगा, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करेगा। ये ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है। जब अगर यदि आप चार्ज को ही बदल दोगे, ठीक है, तो उस टाइम में फिर अदर फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, लेकिन जब चार्ज सेम रहेगा उस टाइम पे ये प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करेगा इसका आयनिक रेडियस, ठीक है। ये था हमारा आयनिक रेडियस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो जैसे हमने अभी देखा क्या कि अलोंग द पीरियड, जब हम पीरियड में आगे बढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा अलोंग द पीरियड में हमारा जो आयनिक साइज था, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो था वो डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा था। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। जैसे ही साइज इंक्रीज करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, और अगर साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।